IFRS 15 सीखते हैं सर, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि बिजनेसेस किसी कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं। IFRS 15 is applicable on revenue from contracts। 5 स्टेप्स हैं सर, 5 स्टेप मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और इस 5 स्टेप मॉडल में हम सबसे पहले ये सीखते हैं, ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कस्टमर का और उसके सप्लायर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, महज इंटेंशन नहीं, इरादा नहीं, लेकिन क्या इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों पार्टीज का। यानी कि ऐसी कोई बात हुई है जिसमें हर पार्टी की राइट्स और दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशंस का हमें पता चल सके। और इस कॉन्ट्रैक्ट का होना, ये रिटर्न होना लाजिम नहीं है, ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे आप लोगों ने आकर हमें कहा कि सर आप हमें पढ़ाएं F7, मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने ऑफ़र दी, मैंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, ओरल एग्रीमेंट हुआ। तो ओरली भी एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं। और इस एग्रीमेंट के अंदर एक कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ पैसा या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू वाली चीज़ भी ट्रांसफ़र हो रही है। और राइट्स भी और ऑब्लिगेशन भी। ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर ये है, मैंने आप लोगों को कोर्स पढ़ाना है, आप लोगों का ये राइट है कि आप लोगों ने वो पढ़ना है, मुझसे सीखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहला काम किसी भी बिजनेस को रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में। सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम लोग देखते हैं कि कस्टमर का और उसके सप्लायर का क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और दूसरी बात फिर हम देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें क्लियर होंगी स्टेप बाय स्टेप। सेकंड स्टेप इज़, हम देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, हम ये देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंसेस का जिक्र हुआ है। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ गुड्स की डिलीवरी का जिक्र है कि हमने सिर्फ चीज़ें डिलीवर करनी है, या उस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स के साथ साथ कहीं सर्विसेज का भी जिक्र है कि हमने सामान भी देना है और उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज भी। जैसे आप एसी सेल कर रहे हैं, तो क्या आपने सिर्फ एसी की सेल का एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, या उस एसी की सेल के साथ साथ उसकी 2-3 साल की सर्विसेज की भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात हुई है आपकी। तो 3 ईयर सर्विसेज फॉर एग्जांपल। तो यार देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कितनी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, सप्लायर ने परफॉर्म करनी है, और अगले बंदे के पास कितनी परफॉर्मेंसेस के राइट्स हैं। तो सम टाइम हम जस्ट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सम टाइम हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है सीखेंगे डिटेल में, एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। तो गुड्स का रेवेन्यू ज़्यादातर एट द इमिजिएटली सारा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब भी आप रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफ़र करते हो उस बंदे को। तो गुड्स का रेवेन्यू इमिजिएटली रिकॉर्ड होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल, और सर्विसेज का रेवेन्यू हम ओवर द टाइम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे जितने जितने टाइम के आपने सर्विसेज दी हैं, उन टाइम का आप लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा जो काम होता है वो हमें आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमें देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए में हुआ। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, और उस प्राइस को फिर हम दोनों गुड्स और सर्विसेज में एलोकेट करेंगे। गुड्स से रिलेटेड प्राइस गुड्स में इमिजिएटली रिकॉर्ड हो जाएंगी, और सर्विसेज से रिलेटेड जो पैसे बनते हैं उसको हम ओवर द टाइम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कुछ डिस्काउंट वाली केसेस भी आती हैं। सम टाइम हम जब अकेले में गुड्स बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आप अकेले में गुड्स अगर सेल करते हैं तो 120 की सेल करते हैं। अकेले में आपकी 1 साल की सर्विसेज 30,000 की हैं, और 3 सालों की सर्विसेज के पैसे जो हैं वो फिर 90,000 बनते हैं। अगर आप इंडिविजुअली स्टैंड अलोन इन दोनों चीज़ों को अकेले अकेले सेपरेट सेपरेट बेचते तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से 120 प्लस 90 2,10,000 रुपये आने थे। लेकिन इस दफ़ा आपने दोनों चीज़ें एक साथ भेजी हैं, एक साथ सेल की हैं। आपने जो गुड्स और 3 साल की सर्विसेज एक साथ भेजी हैं, तो एक साथ आपने इनको सेल किया है फॉर एग्जांपल 1 लाख
1,80,000 में या 1,60,000 में, तो ये 2,10,000 इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस कहलाती हैं। अगर आप सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअली इन चीज़ों को सेल आउट करते तो इनसे आपको पैसे मिलने थे 2,10,000। लेकिन आपने दोनों चीज़ें एक साथ बेची हैं कि कस्टमर को एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने उसको कुछ डिस्काउंट दिया है। तो 210 की बजाय आपने वो चीज़ एक 60,000 में दोनों चीज़ें डिलीवर की हैं, यानी कि इस ओवरऑल ट्रांजैक्शंस में आप लोगों ने 50,000 का डिस्काउंट दिया। तो इस डिस्काउंट की वर्किंग भी कैसे करनी है वो हमने सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप वो भी लर्न करेंगे। क्योंकि ये 50,000 का डिस्काउंट सिर्फ गुड्स के ऊपर नहीं है, सिर्फ सर्विसेज के ऊपर नहीं है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर। तो हम ये 50,000 का डिस्काउंट भी इन दोनों चीज़ों को अपोर्शन करेंगे एज पर दियर प्राइसेस, एज पर दियर वैल्यूज। चौथा स्टेप होता है सर, एलोकेट द प्राइस ओवर द ऑब्लिगेशन। जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उनके ऊपर हम इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एलोकेट करेंगे। गुड्स का रेवेन्यू, गुड्स रेवेन्यू विल रिकॉर्ड। पांचवा स्टेप है, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और रेवेन्यू रिकग्निशन में हम क्या करेंगे, गुड्स रेवेन्यू विल रिकॉर्ड एट पॉइंट ऑफ सेल, एंड सर्विसेज रिलेटेड रेवेन्यू विल रिकॉर्ड ओवर द टाइम। और सर्विसेज से रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो हम ओवर द टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ये 5 स्टेप हैं। इनिशियली आप लोगों ने थोड़े से इनको जहन में रखने हैं, इनकी डिटेल्स अभी हम एक एक की पढ़ते हैं, सीखते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, फिर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देखना कॉन्ट्रैक्ट में कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंसेस का जिक्र है, क्या सिर्फ गुड्स हैं या गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस देखेंगे, क्या नॉर्मली अगर स्टैंड अलोन प्राइस में हम ये चीज़ बेचते तो ये कितने की सेल होती है, और इस टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने दोनों को अगर साथ एक साथ सेल किया है तो कितने की। अगर कोई डिस्काउंट का एलिमेंट है तो उसको कैसे डील करना है, वो डिस्काउंट दोनों परफॉर्मेंसेस के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ एक को सारा का सारा डिस्काउंट चार्ज नहीं करना। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त गुड्स का रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा और सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर द टाइम रिकॉर्ड होगा। ये सर इसका बेसिक आइडिया है स्टैंडर्ड का। अब हम इसकी डिटेल्स पे चलते हैं। चलें जी, अब 5 स्टेप में जो पहला स्टेप हमारे पास है, हम वो देख रहे हैं थोड़े से डिटेल में कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दो या दो से ज़्यादा लोगों का कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ पार्टीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आती हों और कुछ अगली पार्टी के पास वो राइट्स हैं कि उसने उनसे वो चीज़ें या सर्विसेज लेनी है, और पहले वाली पार्टी के पास ये ऑब्लिगेशंस हैं कि उसने वो चीज़ें उनको देनी है। तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगी। रेवेन्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करते वक्त आप लोगों ने ये देखना है कि दोनों पार्टीज क्या कमिटेड हैं। अगर तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो कमिटेड होंगी कि यार इन्होंने ये परफॉर्म करना है, ये राइट्स और ये ऑब्लिगेशंस के लिए वो विलिंग है। और अगर दोनों चीज़ों, द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी। और हमें क्लियरली पता चल रहा है किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, गुड्स किसने देनी है, सर्विसेज देनी है, कब देनी है, कैसे कैसे।
और पेमेंट टर्म्स जो हमें कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाई होनी चाहिए, पैसे कब कब कैसे कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस का है या नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट से प्रोबेबल होना चाहिए कि आपको पैसे मिलेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पैसे नहीं मिल रहे, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है, तो भाई इनकम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इनकम कंफर्म नहीं है फिर। Mono company has a year end of 31st March 2006. On 1st January 2006, Mono signed a contract with a customer, supply them with an acid on 31st March 2006 in return of payment 3,60,000. 30 September, control of the acid passed to the customer on 31 March. By March 30, still question चल रहा है, आंसर नहीं है. By 31st March 2006, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक क्लाइमेट, उस बिजनेस के हालात तो कोई ऊपर नीचे हो गए। मोनो डिडंट बिलीव दैट इट वुड प्रोबेबली बी पेड द 3,60,000। अब वो बिलीव नहीं कर रहा कि वो भी इतने पैसे दे पाएगा, यानी कि अगले बंदे के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट का मिलना जो है वो प्रोबेबल नहीं रहा। देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। कहानी समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात भी ज़रूरी है कि अगर ये प्रोबेबल है, ये देखना है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है या नहीं है। पैसे मिलने के चांसेस कंफर्म हैं, बेनिफिट मिलने के चांसेस कंफर्म हैं, देन यू कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू। अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उस बंदे को एसेट की डिलीवरी का वो सोच रहा था, उसने कहा कि मैं डिलीवर करूंगा, लेकिन 31 मार्च के आखिर आखिर में इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ ऐसी चेंज हुई कि उसने अब कहा कि यार कंफर्म है कि इस बंदे ने 3,60,000 रुपये पे नहीं करने तो भाई इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है तो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। 5 स्टेप्स को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है सर। ऑन 1 दिसंबर 2001, डब्ल्यू कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ कंप्यूटर एज वेल एज 12 मंथ सेल्स टेक्निकल सपोर्ट। कंप्यूटर भी भेजना है जो कि एक गुड्स है, और उसके साथ साथ सर्विसेज भी देनी है। 12 महीने की टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज है। वेट डिलीवर्स द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट्स लीगल टाइटल टू कस्टमर ऑन द सेम डे। उसी 1 दिसंबर को उसने कंप्यूटर का लीगल टाइटल, ओनरशिप, रिस्क और रिवार्ड सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। द कस्टमर पेड 4,420 ऑन 1 दिसंबर। कस्टमर ने उसको उसी दिन 420 रुपये दिए। द कस्टमर नॉर्मली सेल्स फॉर 300 एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर 120। नॉर्मली अगर वो चीज़ें बेचता है तो 300 रुपये की कंप्यूटर और 120 रुपये की सर्विसेज, तो स्टैंड अलोन प्राइसेस भी 420 बनती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी 420 का हुआ है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए सर? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट हो चुका है आपस में, और राइट्स भी क्लियर हैं। एक बंदे ने चीज़ें देनी और दूसरे ने चीज़ें लेनी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी, और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस भी क्लियर हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दो हैं सर। तो उस बंदे ने जो पैसे ले लिए उस दिन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते वक्त, इसने जो पैसे लिए होंगे, कितने पैसे लिए होंगे सर? इसने 420, ये डेबिट कैश करेगा 420। क्रेडिट साइड पर इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंट्रेंस इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुका है उस वक्त इसको रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए सर? उस वक्त इसको सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज गुड से रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। और इस टाइम इसके पास ये जो रिमेनिंग 120 रुपीज़ हैं सर्विसेज से रिलेटेड हैं, इनके इसने कोई सर्विसेज 1 दिसंबर को प्रोवाइड नहीं की, तो 1 दिसंबर को ये सारे के सारे पैसे इस बंदे के ऊपर लाइबिलिटी हैं। ये क्रेडिट साइड पर लिखेगा लाइबिलिटी, या इसके लिए बेहतर वर्ड होता है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो करंटली तो लाइबिलिटी हैं लेकिन फ्यूचर में इनकम में कन्वर्ट होंगी, ये फ्यूचर की इनकम है। जैसे जैसे ये बंदा जैसे जैसे ये बंदा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वैसे वैसे इसकी ये वाली लाइबिलिटी जो सर्विसेज से रिलेटेड है वो कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होंगी, और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका होगा तब इसने इन पैसों को इनकम में रिकॉर्ड करना। तो ऑन 1 दिसंबर 2001 इसको डेबिट कैश 420, क्रेडिट रेवेन्यू 300 एंड क्रेडिट डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मीन फ्यूचर की इनकम, करंटली इसके ऊपर ये पैसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड होंगे।
एनीवे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने पहले ही आपको आंसर बता दिया है। एनीवे इनको करना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करें। तो भाई हमने किया, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, कंप्यूटर की सेल है और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट है। थर्ड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने आइडेंटिफाई किया और हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस का भी जायज़ा लिया। ये कोई डिस्काउंट पे डील नहीं है, स्टैंड अलोन प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही बात हुई है इनकी। एलोकेट द प्राइस, प्राइसेस को एलोकेट करो। तो सर हमने एलोकेट कर दिया, कंप्यूटर से रिलेटेड पैसों को हमने इमिजिएटली रिकॉर्ड किया और रिमेनिंग जो पैसे हैं उनको हमने ओवर द टाइम रिकॉर्ड करना है। कर मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया। अब मैं देखूंगा ईयर एंड क्या है, ईयर एंड में इसने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सर्विसेज के पैसे भी लिखने चाहिए। तो सर सेकंड स्टेप में वो कह रहे हैं कि देयर आर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, सप्लाई ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 420 है। 300 should be allocated to the sale of computer and 120 should be allocated to the sale of technical support. Control over the computer has been passed to the customer, so the full goods revenue should be recognized on 1st December 2001. The technical support is provided over the time, so the revenue from this technical support should be over the time। और उस बिजनेस का ईयर एंड है 31 दिसंबर, और वो बिल्कुल साल के आखिरी महीने में कॉन्ट्रैक्ट में। सर फॉर एग्जांपल इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, रेवेन्यू ऑफ ओनली $10, बिकॉज उसने 120 रुपये उस वक्त लिए थे, 120 रुपये उसकी लाइबिलिटी थी। लेकिन जब उसका साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2001 को, तो इसका एक महीना हो चुका है और इस एक महीने की उसने सर्विसेज दी हैं। तो एक महीने की जब सर्विसेज दी हैं, एक महीने से उसकी लाइबिलिटी कम हुई, वो डेबिट करेगा डेफर्ड इनकम को। डेफर्ड इनकम इज अ लाइबिलिटी विच शुड बी डिक्रीजेज रिड्यूसेस नाउ with the $10, 120 was for 12 months, it's mean that 10 will be for 1 month, and credit the revenue, वो अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ ₹10 का इस पूरे साल में, इस सर्विसेज से रिलेटेड। तो उसका जो टोटल सर्विसेज से रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करना बनता है इस अकाउंटिंग ईयर एंड में 310 का। और इसकी जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बच जाएगी, वो रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी बचेगी सर, 110 की, बिकॉज 120 वाज देयर टोटल लाइबिलिटी, out of which he provided the services of 1 month. 1 month liability is reduces and now its remaining liability is 110, which is a current liability, because अगले साल में जब ये सर्विसेज देगा तो लाइबिलिटी विद इन ईयर खत्म हो रही है। सर, जी सर। लेट से अगर वो एक कंप्यूटर या एसेट उसे जो है ना 1-2 महीने बाद हैंड ओवर करता कंट्रोल ना, तो कंट्रोल या पैसे डिलीवरी, शुरू में ही ले लेता। कंट्रोल या डिलीवरी सर। डिलीवरी सर, जब डिलीवरी होगी तब कंट्रोल होगा ना सर, नहीं 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 नहीं, सारे दोनों पे कंप्यूटर है। तो देखो कंट्रोल का ताल्लुक डिलीवरी के साथ नहीं है दोस्त, सुनो। देखो फॉर एग्जांपल आपने 2001 में एक गाड़ी ली, 30 जून 2001 में आपने एक शोरूम से गाड़ी ली, फॉर एग्जांपल शोरूम XYZ है कोई भी। अब शोरूम वाले ने आपको गाड़ी ट्रांसफर नहीं की। ट्रांसफर का मतलब उसने फिजिकली डिलीवर नहीं किया, आपकी गाड़ी स्टिल उसी के शोरूम में खड़ी। सही है। इस दिन आपने, उस बंदे ने गाड़ी बेची आपको, क्या उसको इस दिन सेल रिकॉर्ड कर देना चाहिए? तो उसने अगर गाड़ी का रिस्क और रिवार्ड आपको ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका मतलब उसको इसी दिन, रिस्क एंड रिवार्ड का ताल्लुक सर फिजिकल ट्रांसफर के साथ नहीं है। देख, अगर गाड़ी की आज के बाद कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ऊपर जाने का रिवार्ड किसका है और नीचे जाने का रिस्क किसका है? अगर वो दोनों चीज़ें आपको ट्रांसफर हो चुकी है, बेशक गाड़ी उसी के शोरूम में खड़ी है, लेकिन अगर उस तरह की गाड़ियां महंगी होती हैं, वो बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, या अगर उस तरह की गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, वो लॉस अगर आपको हो रहा है स्टिल, तो फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट इम्पोर्टेंट। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब ये उसके प्राइसेस के ऊपर जाने का फायदा या नीचे जाने का जो नुकसान है, वो जिस पार्टी को हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्क एंड रिवार्ड कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर, अगर वो 1 दिसंबर को सिर्फ पेमेंट कर देता ठीक है, और वो कंट्रोल उसे कंप्यूटर का ना देता, तो ये 1 दिसंबर में ये तीन सौ कंट्रोल रुपये का मतलब रेवेन्यू क्या है? रिकॉर्ड करता। कंट्रोल का मतलब क्या समझ रहे हो? कंट्रोल का मतलब इज नॉट फिजिकल ट्रांसफर। जी। कंट्रोल रिस्क एंड रिवार्ड। ओके। ओके सर। चलो जी। फिर दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि सम टाइम
आप लोग एज एन एजेंट एक्ट करते हैं। आप F3 में भी ये चीज़ समझ चुके होंगे, और यहाँ पर फिर एक दफ़ा हम रिकैप करते हैं उसको। सम टाइम हमारे बिजनेसेस एज एन एजेंट रोल प्ले करते हैं, हम एज एन एजेंट। तो यार एजेंसी के रोल में आपका सिर्फ जो कमीशन है वो आपकी इनकम है। एजेंट का मतलब ये है कि आप किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो, किसी दूसरे के बंदे के ब्याह पर आप चीज़ें बेच रहे हो, तो पूरी की पूरी सेल ट्रांजैक्शन आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसमें जस्ट आपका जो कमीशन है, आपका शोरूम है, आपने एक बंदे की XYZ की एक गाड़ी 10 लाख रुपए में या 1 लाख रुपए में, 1 लाख डॉलर में आपने वो गाड़ी सेल की। उस गाड़ी की सेल में आपका जस्ट 10% कमीशन है, तो आपकी इनकम सिर्फ 10,000 है। किसी की गाड़ी आपने बेची है, सेल जरूर आपने लाख रुपए की है, लेकिन लाख रुपए इज नॉट योर इनकम। आपकी इनकम सिर्फ उसमें 10% है। आपका जो कमीशन है वही आपकी इनकम है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन के पैसे अपने पास रेवेन्यू में रिकॉर्ड करने हैं, इनकम में रिकॉर्ड करने हैं। पूरे के पूरे लाख रुपए आपको रिकॉर्ड नहीं करने। और वो एग्जामिनर बार बार आपके साथ यही करेगा कि यार XYZ made a sale of 100,000 in which there is 10% commission of XYZ, but the accountant mistakenly recorded the complete amount or the total amount in the revenue। उसने गलती से सारी की सारी अमाउंट रेवेन्यू में लिख दी है। क्या उसका लिखना बनता है? आंसर है नो। तो क्या करना चाहिए सर? उसने लाख रुपए, अगर उसके बंदे ने, उसके अकाउंटेंट ने गलती से लाख रुपए लिखे हैं, तो आप उसके रेवेन्यू में से लाख रुपए माइनस कर दो। और कितने रुपए बनते हैं? 10,000, वो 10,000 रुपये ऐड कर दो, या नेट ऑफ करके 90,000 माइनस कर लो, बात एक ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें से जो रेवेन्यू बनता है वो सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन है वही मेरा रेवेन्यू। जैसे एक एग्जांपल में वो कह रहा है, एच कंपनीज रेवेन्यू इंक्लूड 45,000 फॉर द गुड्स इट सोल एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ओ कंपनी। उसके रेवेन्यू में 45,000 का ऐसा रेवेन्यू है जो कि उसने ओ कंपनी के लिए बेचा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बेचारे का 10% कमीशन है, तो भाई 45,000 का 10% इस 4500, इसकी जो इनकम बनती है ना वो 4500 रुपये बनती ऑन दीज सोल्स एंड रेमिटेड द डिफरेंस ऑफ। और उस बंदे ने इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ। इस चूतिए ने क्या किया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 45,000 और 4500, इसकी इनकम बनती है, और इसने इनका डिफरेंस 40,500, उसको इसने अपना कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंस लिखा है। और भाई ये ना तो आपका एक्सपेंस है, इसके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी इस पूरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतनी इनकम बनती है, आपको वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो इसने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस को इंक्लूड किया अपनी कॉस्ट समझ कर, ये इसकी कॉस्ट ही नहीं है। किसी का प्रोडक्ट उठाकर बेच रहा है, उसमें इसका जो कमीशन है वही इसकी इनकम है। जैसे क्या करना बिल्कुल चाहिए? सर। 4500 रुपये की इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, और जो पैसे वो कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंस लिख चुका है उसको वहां से निकाल लेना चाहिए चुप करके। एच कंपनी शुडंट हैव इंक्लूड 45,000 इन इट्स रेवेन्यू। और उसने 45,000 का रेवेन्यू लिखा है, 45,000 का रेवेन्यू तो उसको लिखना ही नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू से 45,000 को निकालना है सर, माइनस करना है। निकाल लो, 45,000 को रेवेन्यू से इमीडिएटली माइनस कर लेंगे, और कितना रेवेन्यू उसका बनता है 4500, वो लिख लेंगे। एक्टिंग एज एन एजेंट ओनली द कमीशन ऑफ 4500 कैन बी रिकग्नाइज इन द रेवेन्यू विद द बैलेंसिंग 40,500 रिकग्नाइज एज अ लाइबिलिटी अंटिल पेड ऑफ टू ओफा। और इसने अगर ठीक है कस्टमर से पैसे लिए हैं, लेकिन इस बंदे को अभी तक अगर दिए नहीं है, क्योंकि इसी के लिए तो ये चीज़ें बेच रहा था, तो ये पैसे जो इसने कलेक्ट किए हुए हैं ना कस्टमर से इस सेल के ऊपर, वो इसके ऊपर लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज देयर फॉर रिक्वायर्ड। रेवेन्यू को डेबिट करो। रेवेन्यू को इसने इतने से क्यों डेबिट किया? क्योंकि यार 45,000 ये रिकॉर्ड कर चुका था, जिसमें से इसका रेवेन्यू बनता था 4500। तो ये कितना ओवर रिकॉर्डिंग कर चुका है रेवेन्यू में? 40,500। इतना तो इसका बनता था ना रेवेन्यू। इसने टोटल इतना लिखा हुआ है, इतना इसका बनता था, इतने से इसने अपना रेवेन्यू ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उसके रेवेन्यू को इतने से कम करना है। और इन्हीं पैसों को उसने कॉस्ट में भी लिखी हुई है। कॉस्ट लोग डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो कॉस्ट से भी इतने पैसे निकालने हैं, दैट्स वाई इसने कॉस्ट को क्रेडिट कर दी। तो उसने ओवरऑल क्या किया? अपने रेवेन्यू को 4500 रुपये से रिड्यूस किया और कॉस्ट को नील कर दिया, क्योंकि कॉस्ट उसकी यहाँ पर बनती ही नहीं। तो जब भी आप एज एन कमीशन एक्ट करेंगे, कमीशन के एक्ट में, कमीशन के रोल में जस्ट कमीशन की जो एजेंसी के रोल में जस्ट कमीशन आपके लिए इनकम।
अब सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब ये है, आप 2003 में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए हैं, पैसे आपको 2005, 6, 7, 4, यानी कि टाइम वैल्यू का इफेक्ट आ जाता है। पैसे आपको बाद में मिलने हैं सर, अभी पैसे मुझे रिसीव नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में तो आज इंटर हो रहा हूँ, पैसे मुझे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 3 साल बाद, इतने साल बाद मिल रहे हैं। तो उतने साल बाद के जो पैसे हैं उनकी वैल्यू और आज के पैसों की वैल्यू डिफरेंस है। दिस डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो रेवेन्यू तो आपने आज रिकॉर्ड करना है, तो रेवेन्यू को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। Explain how the transaction should be recorded in the financial statement for the Kima for the year ended 30th September 2003 and 2004. 30th September 2003 is your year end। ये स्टार्ट हुआ होगा सर 1 अक्टूबर 2002 से। K company enters into a contract with the supply of furniture on 30th September 2003। यहाँ पर इस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए, इसी दिन उसने ट्रांसफर कर दिया रिस्क और रिवार्ड। और फिजिकल ट्रांसफर जब हो गया, इसका मतलब रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो गए, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड इज नॉट कंप्लीटली अटैच विद फिजिकल ट्रांसफर। सम टाइम आप गुड्स डिलीवर नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। आज के बाद प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, वो रिवार्ड और वो रिस्क अगले पार्टी के पास ट्रांसफर हो गए। The price stated in the contract is 7,50,000 and this is due for the payment on 30th September 2005। 2003 में सितंबर में इंटर हुए, 2004 सितंबर, 30th सितंबर 2005, ठीक 2 साल बाद आपको पैसे मिलने। तो 2 साल बाद कितने पैसे मिलने हैं सर? 7.5 लाख रुपए। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, एंड डिस्काउंट फैक्टर इज 1 + r⁻⁻n। तो फ्यूचर में कितने पैसे मिल रहे हैं सर? 7.5 लाख। एंड 1 + r रेट इज हेयर 7% एंड -n कितने साल बाद पैसे मिल रहे हैं? 2 साल के बाद आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उन प्रेजेंट वैल्यू पे आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मुझे अभी कोई पैसे रिसीव नहीं हुए, मैं डेबिट कैश इस टाइम नहीं करूंगा। मैं तो सेलर हूँ, मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखूंगा सर। हम इस वक्त सेलर हैं। सेलर 7,50,000 रुपए की वो चीज़ें बेच चुका है, लेकिन उसको 7,50,000 इस टाइम मिले तो नहीं है, मिलेंगे फ्यूचर में, तो रिसीवेबल है सर। डेबिट साइड पर इसको रिसीवेबल लिखना चाहिए, और रिसीवेबल 7.5 लाख रुपए मिलने चाहिए सर। इसको 7.5 लाख रुपए हम रिसीवेबल लिखेंगे। तो 7.5 लाख रुपए का मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पर। लेकिन ये सारा का सारा मेरा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें मैं देखूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर। प्रेजेंट वैल्यू का आंसर फाइंड करूंगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरा रेवेन्यू कंसिडर होगा, उतना मैंने अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। आप लोग ज़रा मुझे बताएं प्लीज़, प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कैलकुलेट करके कि कितनी प्रेजेंट वैल्यू बनती। ओके सर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। ₹6,55,079 सर। 6,55,079, यानी कि 655 07। 079। अच्छा जी, चलें जी, हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू को। और रेवेन्यू इनिशियली मेरा रिकॉर्ड होगा 6,55,079 का। ओके सर। ओके सर। रिसीवेबल में कितने पैसे लिखने चाहिए सर? इतने ही सर। नहीं, वो रिसीव कितने होंगे? रिसीव तो 2 साल बाद कितने होंगे? सारे के सारे रिसीव होंगे। जी सर, 7,50,000 रुपये।
7,50,000 रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे सर। चलो जी, डेबिट करूंगा मैं। ओके। ओके सर। इस वक्त मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 7,50,000 का, नहीं होगा, बल्कि मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा सर कितने रुपए का? प्रेजेंट वैल्यू पे ना सर? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू पे हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। 30 सितंबर 2003 की बात है। और वो रेवेन्यू बनता है सर 6,55,000 और 7 79 रुपये। 079। 079। इतना मेरा रेवेन्यू, और इस वक्त मेरा रिसीवेबल भी इतना ही होगा सर। सेम अमाउंट का मेरा रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, टैक्स रिसीवेबल एंड क्रेडिट रेवेन्यू। ये कब की बात है? 30 सितंबर 2003 की बात। अब जब भी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू करते हैं, वहां पर आपको पता है फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस लाजमी होती हैं। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, और आपके ऊपर अगर आपका एसेट है तो वहां पर आपके लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगी। अगले साल जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करोगे, इससे अगला साल कल कब बन रहा है सर? 30 सितंबर 2004। 2004 पे जाकर आप लोग जब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करोगे, 2004 पे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैसे होगी? जो भी प्रेजेंट वैल्यू थी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। इंटरेस्ट रेट इज 7%। तो आपके पास जो भी आंसर आता है वो आपके लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगी। बताओ ज़रा कितने पैसे बन? तो ठीक है मुझे। 5 48 क्या? 45855 8 45855। 55। ये इस साल नहीं, इस साल के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ये अगले साल की बात कर रहा हूँ। 2004 में, एक साल के बाद। बिल्कुल इस करंट ईयर में 30 सितंबर 2003 में तो आप बिल्कुल साल के आखिर में इंटर हो गए। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, क्योंकि कैश तो है नहीं, मुझे कोई पैसे मिले नहीं है। और क्रेडिट साइड पर आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया प्रेजेंट वैल्यू पे। ये साल तो खत्म हो गया। इस साल में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हुआ सर? 6,55,079। और रिसीवेबल के अंदर ये फिगर चलेगी रिसीवेबल की। अगला साल 30 सितंबर 2004, उसमें जो भी मेरे रिसीवेबल की अमाउंट थी, मैंने उनके ऊपर इंटरेस्ट की 7% के अकॉर्डिंग, तो ये इंटरेस्ट इनकम बनती है। इसकी मैं दोबारा एंट्री पोस्ट करूंगा, डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 45855। और क्रेडिट करूंगा सर मैं किस चीज़ को? फाइनेंस इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को। ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है अगले साल की। जैसे आप अगर याद हो, IS 16 में हम लोग वो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करके उसको प्रोविजन क्रेडिट करते थे और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते थे। यहाँ पर, वहाँ पर लाइबिलिटी थी, यहाँ पर एसिट है। तो दैट्स वाई रिसीवेबल की अमाउंट बढ़ेगी और इनकम रिकॉर्ड होंगी। तो सेकंड ईयर में इतने पैसे आपके एज अ फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड होगी, और आपके रिसीवेबल के साथ ये फिगर जाकर ऐड हो जाएगी। ऑलरेडी रिसीवेबल कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं इस बंदे के साथ? 55079। उसके साथ मजीद इस रिसीवेबल को ऐड करेंगे तो आपके दूसरे साल के आखिर में टोटल रिसीवेबल्स आ जाएंगे, जो कि तीसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेंगे, और तीसरे साल की कैलकुलेशन उस फिगर के ऊपर होगी। दोनों को ऐड करके बताओ कितनी फिगर बनती? योर टोटल रिसीवेबल्स विल बी 700934। 4 और 5। ठीक है। नो। 9 है, 9। नो। 9 है। 9 और 5 कितने होते हैं? 14।